हेलो दोस्तों, तो राधे राधे। कैसे हैं आप? अभी आप बोलेंगे कैसे क्या, आपने तो आनंद कर डाला। सारी नदियाँ इतनी शानदार तरीके से हो गई हैं, तो होना क्या है, एकदम शानदार है, मस्त है। ऐसे ही खुश रहिए, मस्त रहिए और चलती रहिए। तो अपन धीरे धीरे करते जा रहे हैं और अपनी सॉरी, अपनी नदियाँ एक एक करके पूरी करते जा रहे हैं। एक ही बार में आप कर लें तो बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। देखो, कुछ एक टॉपिक ऐसे होते हैं जो परमानेंट है। जैसे जो चीज़ पहले वहाँ थी, जैसे जो नदी पहले किस जगह थी वो अभी भी उसी एरिया में बह रही है। आप कहेंगे मैम नए ज़िले को करेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई ऊँच नीच थोड़ी बहुत, जो मैप तैयार होगा तो वो बहुत आसानी से हो जाएगा, बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। तो उसकी चिंता आप ना करें। पर ये नदियों का टॉपिक ऐसा कि आप बार बार हर वैकेंसी में करते हैं तो ठीक बात नहीं है। एक बार में इतना शानदार तैयार कर लो, क्योंकि पता है अफवाह तंत्र आना ही आना है, हर एग्ज़ाम में आता है। हाँ, लेवल अलग अलग हो जाता है कि थोड़ा सा किसी में आसान क्वेश्चन पूछ लेते हैं, किसी में थोड़ा सा डेप्थ में जाता है। इतना ही फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे और इसको बहुत अच्छे से देखेंगे। अब बहुत आसान तरीके से करवा दिया तो प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अगर आप वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं, क्लासें पसंद कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर ज़रूर शेयर करें और लाइक करें। कमेंट ज़रूर करें कि आपको क्लासें कैसी लग रही हैं, क्या पसंद आ रही हैं, ताकि अपन अपना यूं ही टॉपिक ख़त्म करते रहें फटाफट फटाफट और डेली क्लास से आती रहें। ठीक है, अब चलते हैं आगे। कल ही बता दिया गया था 3 दिन में क्लास होगी। कैसे? एक दिन तो आंतरिक प्रवाह की, दूसरे दिन अरब सागरीय, तीसरे दिन होगी बंगाल की खाड़ी की। बहुत ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर एक दिन 10 से 15 मिनट की क्लास होगी, ज़्यादा बड़ी होगी नहीं, और फटाफट 3-4 क्लासों में ही ख़त्म हो जाएगा। 10 मिनट तो आप कभी भी खाना खाते खाते भी देखेंगे तो आराम से शानदार तरीके से तैयार हो जाएगा। ठीक है, आज अपन देखने जा रहे हैं आंतरिक प्रवाह। पहले से अपन को पता था, आज अपन का आंतरिक प्रवाह होगा। तो आंतरिक प्रवाह का प्रतिशत देखें तो, एक सेकेंड रुको, ये हो गया आंतरिक प्रवाह। और आंतरिक प्रवाह में कितना प्रतिशत था, जल्दी बताओ, कमेंट करो जल्दी। आंतरिक प्रवाह कितना प्रतिशत था? तो कितना आता है? 60%। कितना आता है? 60%। आंतरिक प्रवाह 60%, अरब सागरीय 16%, और देखिए बंगाल की खाड़ी वाला तो 24%। आई थिंक आई एम राइट। अगर सही हो तो एक बार यस ज़रूर लिखें। देखें, नेक्स्ट चलते हैं। अब एक एक करके अपन सारी आंतरिक प्रवाह की नदियाँ देख लेते हैं। सारी नहीं देखेंगे, कहीं आप अभी घबरा रहे हो कि सारी देखनी पड़ेगी, नहीं नहीं, जो इम्पॉर्टेंट है कहीं ना कहीं वही लिखिए, और जहाँ से लगभग क्वेश्चन बनता है वो लिखिए, तो चिंता ना करें। चलो देखते हैं। सबसे पहले घग्गर नदी, घग्गर नदी देखते हैं। ये देखो, घग्गर नदी का उद्गम कहाँ है? शिवालिक की पहाड़ी, शिवालिक की पहाड़ी। क्रम देख लेते हैं, कहाँ कहाँ से, कौन कौन से राज्य से ये गुजरती है। इतना मतलब आपको पता होना चाहिए। तो देखो कहाँ से निकली, हिमाचल प्रदेश। निकलने की जगह कौन सी है? शिवालिक की पहाड़ी। हिमाचल प्रदेश के बाद कौन सी जगह है? पंजाब। पंजाब के बाद फिर आती है हरियाणा, फिर राजस्थान। राजस्थान के बाद पहुँच जाती है साहब जी पाकिस्तान। कब? जब बहुत तेज़ बरसात आती है और इसका जो पानी है, जो बाढ़ है, वो उसके फोर्ट अब्बास तक, पाकिस्तान तक ऐसे पहुँच जाती है। तो कौन सी नदी? घग्गर नदी। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, राजस्थान में घग्गर नदी को, एक मिनट, राजस्थान में घग्गर नदी के प्रवाह को, प्रवाह यानी जहाँ से वो बह रही है, उस एरिया को क्या कहा जाता है? नाली या पाट। नाली या पाट। पशु संपदा जिसमें पढ़ेंगे तो आप वहाँ नस्ल का नाम लिखेंगे नाली। ठीक है, फिर आता है पाकिस्तान में। भाई राजस्थान में तो कह दिया नाली या पाट, तो पाकिस्तान में भी तो पहुँच रहा है, उसको क्या कहेंगे? तो पाकिस्तान में घग्गर नदी के प्रवाह को कहा जाएगा हकड़ा या हकरा। क्या कहा जाएगा? हकरा या हकड़ा। ठीक है, देखो लिखा भी है, बाढ़ की स्थिति में घग्गर नदी का पानी सूरतगढ़ राजस्थान में, अधिक बाढ़ आने पर फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक चला जाता है। ठीक है, राजस्थान में घग्गर नदी का प्रवेश टिब्बी, और टिब्बी तहसील कहाँ पड़ता है? हनुमानगढ़ में। यहाँ पे राजस्थान में इस नदी का प्रवेश स्थान है। ठीक है,
अभी दोबारा बोलने वाले थे, ठीक है। आगे आता है घग्गर नदी की सभ्यताएं। नदी पर सभ्यताएं हमने आपको कल ही कहा था भाई, अपने आंतरिक प्रभाव पे अपन जो भी हैं, जो भी नदी पे अपन सभ्यताएं जो हैं वो जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि सभ्यताओं का क्वेश्चन भी आता है। टॉपिक में मेंशन किया हुआ है, सारी सभी में है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीड सभी में है, तो मोस्टली अपन देख लेंगे, तो उनके बारे में सामान्य जानकारी लेंगे। देखो घग्गर नदी पर कौन सी सभ्यताएं हैं, कालीबंगा और पीलीबंगा सभ्यता, ठीक है, कालीबंगा और पीलीबंगा। देखो राजस्थान में घग्गर नदी बहती है, जिले कौन कौन से, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर, ठीक है। कैसे देखो अपन यहीं देख सकते हैं कि सूरतगढ़ तो क्या करती है, इसका पानी यहाँ तक पहुँच जाता है, और हनुमानगढ़ में तो एंट्री कर ही रही है, टिब्बी हनुमानगढ़ में। आगे चलते हैं, देखो फिर आता है प्राचीन काल में, क्या आता है, प्राचीन काल में घग्गर नदी को सरस्वती या द्वैस्वती नदी भी कहा जाता था। इसका नाम कभी कभी पूछ लेता है घग्गर नदी का और नाम क्या है, तो आप ये दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। घग्गर नदी में हनुमानगढ़ में घग्गर नदी से तलवाड़ा झील पड़ती है वहाँ पे, और जो कि राजस्थान की सबसे नीची झील है, इसका निर्माण होता है। इस नदी की वजह से हनुमानगढ़ में तलवाड़ा झील, जो कि राजस्थान की सबसे नीची झील है, आपको ये भी बताया जाएगा सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, तो सबसे नीची झील में इसका क्या होता है, निर्माण, ठीक है। इस प्रकार से अपनी ये घग्गर नदी पूरी होती है। दूसरी अपन देखते हैं कांतली नदी। कांतली नदी, एक सेकेंड, कांतली नदी, ये देखो कांतली नदी का उपनाम देखते हैं तो कांटली या मौसमी नदी है। उद्गम देखें तो खंडेला की पहाड़ी सीकर में पड़ता है, ठीक है। प्रवाह देखें तो राजस्थान के 3 जिले हैं, सीकर, झुंझुनू, चूरू में बहता है, ठीक है। कभी कभी कम बरसात होती है तो झुंझुनू तक भी होता है, नहीं तो आराम से चूरू तक, ठीक है। विलुप्त कहाँ हो जाती है, मंडरेला गाँव, झुंझुनू, अभी आपको बता ही दिया था, ठीक है। कांतली शेखावटी क्षेत्र में मुख्य नदी राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है, कांतली, ध्यान रखेंगे कितनी किलोमीटर है, 100 किलोमीटर। आगे समझिए, आगे चल के आपको बताएंगे सबसे छोटी आंतरिक प्रवाह की नदी कौन सी है, तो सबसे बड़ी ध्यान रखेंगे, पहले सबसे लंबी कौन सी है, जल्दी बताओ, कांतली नदी, ठीक है। उम्मीद आपको क्लास बहुत पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। आगे चलते हैं कांतली नदी के बारे में और पढ़ने के लिए। देखो क्या है, तोरावाटी सीकर, एक सेकेंड, तोरावाटी सीकर यानी शेखावटी में कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र तोरावाटी बेसिन कहलाता है। क्या कहलाता है, तोरावाटी बेसिन। हर एक सभ्यता अपन देखो उधर कालीबंगा छोड़ दिए, आप कमेंट करेंगे तो वो ज़रूर अपन बता देंगे, ठीक है। अब देखो देखो महान कंकाली नदी लिखती है आप इसको एक बार ज़रूर ठीक कर लेंगे, कौन सी है, कांतली नदी, ठीक है। इस पर 2 सभ्यताएं हैं, कौन कौन सी, गणेश्वर सभ्यता और सुनारी सभ्यता, ठीक है। गणेश्वर सभ्यता पड़ती है नीम का थाना सीकर में, सुनारी सभ्यता पड़ती है झुंझुनू में। इनकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। जैसा कि अपन ने कहा था, गणेश्वर सभ्यता में क्या है, राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण ताम्र स्थल है ये, राजस्थान की कांतली नदी के किनारे स्थित है, कौन सी, गणेश्वर सभ्यता। खोज देखें तो इन्होंने रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार ने की थी। ताम्र सभ्यता को ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जननी। गणेश्वर सभ्यता में मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं, ठीक है। और फिर आता है, इस सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। कौन सी सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है, तो गणेश्वर सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। यहाँ की और इम्पोर्टेंट विशेषता पता है क्या है, कि यहाँ से जितने भी उपकरण प्राप्त हुए हैं वो कितने वो उसमें लगभग तांबा कितने प्रतिशत है, 99%, ठीक है। कितना प्रतिशत तांबा है, 99%। इस सभ्यता में मकान ईंटों के ना होकर पत्थरों के बने हुए थे, ठीक है। इस प्रकार से अपनी मोटी मोटी जानकारी होती है गणेश्वर सभ्यता के बारे में। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं सुनारी सभ्यता कहाँ के, झुंझुनू में, कांतली नदी के किनारे, ये तो पता ही है। ये लोहा युगीन है, ये देखें तो ये ताम्र युगीन है और ये लोहा युगीन है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कांकनी नदी। कौन सी नदी, कांकनी, सेम सा नाम लगता है कभी कभी। देखो इसका उपनाम क्या है, उपनाम है कांकनी मसूरदी नदी। उद्गम देखे तो कोटड़ी गांव की पहाड़ी जैसलमेर में, ठीक है। विलुप्त होती है मीठा खाड़ी जैसलमेर में।
यह नदी जैसलमेर में ही प्रारंभ होकर जैसलमेर में ही समाप्त हो जाती है। जैसे अपन ने अभी कांतली पढ़ी थी तो वो कहाँ कहाँ थी, सीकर, झुंझुनू, फिर चूरू। और ये कांकनी ऐसी नदी है जो जैसलमेर में शुरू होती है, जैसलमेर में ही ख़त्म हो जाती है। मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो अभी हम कह रहे थे, राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है, कितनी किलोमीटर है, 27 किलोमीटर। कमेंट में ये ज़रूर करें सबसे बड़ी कौन सी है, ज़रूर करें, ये आपका होमवर्क है, नहीं तो पनिशमेंट मिलेगी पक्का। नेक्स्ट चलते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी भी है ये, कौन सी, कांकनी। जैसलमेर में यह नदी भुज झील को जल उपलब्ध करवाती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा फालतू की चीज़ें नहीं लिखी हैं, जो इम्पोर्टेंट है, जो लगभग बेसिक जानकारियाँ हैं और वो सारी लिख दी गई हैं। आप आनंद के साथ आराम से पढ़ें और सारी चीज़ें आराम से तैयार हो जाएंगी। नेक्स्ट अपन चलते हैं, देखो साबी नदी, सारी नहीं पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट है वो ज़रूर तैयार करेंगे। साबी नदी का उद्गम होता है सेवर की पहाड़ियाँ, शाहपुरा, जयपुर में है। और इसका प्रवाह देखें तो 2 राज्यों में, एक तो राजस्थान और एक हरियाणा। ठीक है, राजस्थान में कितने जिलों में प्रवाहित होती है, तो देखो जयपुर, कोटपुतली, बहरोड और खैरथल, तिजारा। ठीक है, यह नदी हरियाणा के गुरुग्राम जिले के पटौदी गांव की नजफगढ़ झील में जल ले जाती है। इस प्रकार से ये कौन से में भी गई, हरियाणा, और राजस्थान से तो उद्गम हुआ ही है। ठीक है, इसकी लंबाई देखें तो कितनी है, 185 किलोमीटर। यह नदी NH 48 के समांतर चलती है, NH 48 के समांतर चलती है। कोटपुतली बहरोड जिले में स्थित जोधपुरा सभ्यता साबी नदी के तट पे है। अब तक अपन ने जितनी भी नदियाँ पढ़ी है, घाघर नदी पढ़ी है, उसके ऊपर कौन सी थी, कालीबंगा और पीलीबंगा। फिर अपने कांतली पढ़ी थी, उसके ऊपर कौन सी पढ़ी थी अपन ने, गणेश्वर और सुनारी। फिर अपन साबी नदी देख रहे हैं, उधर उसमें देखी नहीं है, साबी नदी में कौन सी आ गई, जोधपुरा सभ्यता। तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके जो फैक्चुअल क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं अपने तैयार कर रहे हैं, भूलो नहीं। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। साबी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा में प्रवाहित होने वाली आंतरिक प्रवाह की एकमात्र नदी है। भाई समझ में, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, साबी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा में प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी है, कि ये नदी कहाँ जाती है, हरियाणा में जाती है। ठीक है, उत्तर दिशा में। नेक्स्ट अपन देखते हैं, वो है अपनी रूपारेल नदी। कौन सी नदी है, रूपारेल। रूपारेल का देखा तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं इसका उपनाम। ये उपनाम कई बार पूछ लेते, तो बहुत बार क्वेश्चन गलत होने के चांस हो जाते हैं, उपनाम भी दे देता है। तो उपनाम कौन सा है, एक तो लसवारी और एक वराहा नदी बोलते हैं इसको। उद्गम इसका देखें तो उदयनाथ की पहाड़ियाँ हैं, और उदयनाथ की पहाड़ियाँ कहाँ पे, थानागाजी, अलवर में, यहाँ से इसका उद्गम होता है। प्रवाह क्षेत्र देखें तो ये अलवर, डीग और भरतपुर में प्रवाहित होती है। विलुप्त हो जाती है कुशालपुरा गाँव, भरतपुर में। यह नदी सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य में प्रवाहित होती है। ठीक है, कौन से में, सरिस्का में। आगे समझिए रूपारेल। आगे देखते हैं, कुकुंद नदी, कुकुंद है, भरतपुर में प्रवाहित होने वाली नदी है। इस नदी के पानी को रोककर भरतपुर में बंद बरेठा बांध बनाया गया है। यह भरतपुर जिले का सबसे बड़ा बांध है। बंद बरेठा बांध बयाना तहसील भरतपुर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं मेंथा या मेंढा नदी। इधर देखो, इसका उद्गम देखें तो मनोहरपुर की पहाड़ियाँ, जयपुर से होता है। और इसका संगम कहाँ होता है, मतलब कहाँ जाके मिलती है, सांबर झील में। अब इम्पोर्टेंट आता है कि सांबर झील में कौन कौन सी नदियाँ अपना जल ले जाती हैं, तो देखो कौन कौन सी हैं, मेंथा या मेंढा नदी जो अभी पढ़ना, कहाँ, उत्तर दिशा से आती हैं, जयपुर से। रूपनगढ़ नदी तो दक्षिण दिशा अजमेर से आती हैं। खारी नदी डिडवाना कुचामन से आती ही है। खंडेला देखे तो सीकर से आती है, और तुरतमती पूर्वी दिशा से आती है। ठीक है, आगे समझ में। तो सांबर झील में अपना जल ले जाने वाली नदियाँ कौन कौन सी, आप यहाँ से आराम से देख लेंगे, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। अब देखते हैं अपन लास्ट नदी, जो कि अपने आंतरिक प्रवाह की है, इंपॉर्टेंट है। और जो इम्पोर्टेंट, ऐसा नहीं कह रही कि इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जिनकी ऐसा कोई है नहीं, मतलब पढ़ना ज़रूरी नहीं है, एक हिसाब से कहूँ तो वो नहीं पढ़ी है, बाद बाकी अपन लगभग तो सारी ही पढ़ ली हैं। ठीक है, देखो बाणगंगा नदी इंपॉर्टेंट है, इधर से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये ज़रूर देखते हैं। देखो उपनाम क्या है इसका, अर्जुन की गंगा। रुंडी नदी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, और ताला नदी। ठीक है, उद्गम स्थान आप जरूर ध्यान रखेंगे, पहले जयपुर आता था, आजकल कहाँ था, कोटपुतली, बहरोड, बैराठ की पहाड़ियाँ। प्रवाह इसका 4 जिलों में, कोटपुतली, बहरोड, जयपुर, दौसा और भरतपुर।
समापन यानी विलुप्त कहाँ हो जाती है? बाणगंगा नदी वर्तमान में भरतपुर के उज्जैन के निकट विलुप्त हो जाती है, इसलिए इसे रुंडित नदी कहते हैं। ठीक है, तथा इसे आंतरिक प्रवाह की नदी भी माना जाता है। पूर्व में इस नदी का समापन फतेहाबाद आगरा में यमुना में जाके होता था। ठीक है, बाणगंगा की कुल लंबाई देखें तो कितनी है? 380 किलोमीटर, लेकिन राजस्थान में कितनी है? 240 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कोटपुतली बहरोड। देखो, कोटपुतली बहरोड जिले में इस नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है? बैराट। उम्मीद है आपको सभ्यताएं तो लगभग इन्हीं के साथ तैयार हो गई होंगी। कौन सी नदी पे कौन सी सभ्यताएं हैं? ठीक है, बैराट जो सभ्यता है इसकी खोजकर्ता कौन है? दयाराम साहनी। ठीक है, उत्खनन करता देखें तो कैलाश दीक्षित व नील रत्न बनर्जी हैं। यहाँ बौद्धकालीन व मौर्यकालीन प्रमाण मिले हैं, इंपॉर्टेंट। यहाँ यूनानी शासक मिलेंडर की 16 इंडो ग्रीक मुद्राएं मिली हैं, सही बात है। कोटपुतली बहरोड जिले में बैराट की पहाड़ी के बीजक डोंगरी पर भाबरू शिलालेख, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि भाबरू शिलालेख प्राप्त हुआ, जिसकी खोज भाबरू शिलालेख की खोज किसने? कैप्टन बर्ट ने की थी। और कब की थी? 1837। कब की थी? बीजक डोंगरी, देखो कैसे याद करेंगे, बैराट की पहाड़ी, बीजक डोंगरी, भाबरू शिलालेख, खोजकर्ता बर्ट। ठीक है, और ये 1837 ध्यान रखेंगे। ठीक है, उम्मीद आपको क्लास पसंद आ रही होगी। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये जो शिलालेख है, ये शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें अशोक के बौद्ध धर्म का प्रमाण मिलता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, ये सब उसका प्रमाण यहाँ पे मिलता है। कौन से शिलालेख में? भाबरू शिलालेख में, जो कि कहाँ से मिला? मोती डूंगरी। खोजकर्ता कौन है? फटाफट रिवीजन करेंगे, बर्ट है। कैप्टन बर्ट कब किया? 1837 में। कहाँ मिला? बैराट की पहाड़ी पर। बैराट की पहाड़ी पर कौन सी डूंगरी? ये बीजक डूंगरी। ठीक है, अब आता है वर्तमान में ये शिलालेख कहाँ पर है? कोलकाता संग्रहालय में रखा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो आगे देखते हैं अपन, वर्तमान में ये शिलालेख देख लिया। बाणगंगा नदी के बहाव क्षेत्र में भरतपुर जिले में अजान बांध पड़ता है, निर्मित होता है। अजान बांध से केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की जलापूर्ति की जाती है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में दो नदियाँ गुजरती हैं। कौन कौन सी देखेंगे? एक तो बाणगंगा, एक गंभीर नदी। शुरू में अपन ने देखा था गंभीर नदी जिसकी सहायक नदी अभी हमने बताई थी। कमेंट जरूर करें कौन से प्रभाव क्षेत्र में देखा था, अरब सागर या बंगाल की खाड़ी या आंतरिक प्रभाव में। जयपुर में इस नदी पर जमुआ रामगढ़ बांध बना हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से अपना आंतरिक प्रवाह होता है पूरा। कल अपन पढ़ेंगे अरब सागर की प्रवाह की नदियाँ, तो आपको बहुत आनंद आया होगा। आपको क्लास पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और ये अपनी आंतरिक प्रवाह की नदियाँ पूरी हो गई हैं। ठीक है, जब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए और अपना अध्ययन टाइम पे करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।